हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेशन को जरूर से जरूर कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और मैं बता दूं, इससे पहले भी लगभग 5 से 6 सेशन जो कि अपलोड कर दिए गए हैं इसी पेपर का, और इसके बाद भी लगभग 4 से 5 सेशन और आएंगे। तो अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। हर्षकालीन इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करें। क्या बोला जा रहा है? हर्षकालीन का इतिहास के बारे में क्या करना है, तो बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। चलिए, जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग उत्तर को भी लिखने का काम कीजिएगा अपने आंसर शीट में भी। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हर्षकालीन इतिहास 606 से 647 ईस्वी तक था, समझे ना। भारत के उत्तर भारत के राजनीतिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक समृद्धि का क्या है, तो प्रतीक है। यह काल हर्षवर्धन के शासन से जुड़ा है, जो जो पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था। हर्ष ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसने लगभग 4 दशकों तक उत्तर भारत में अधिकांश भाग पर क्या किया, तो शासन किया। उनके शासन काल का विवरण मुख्य रूप से उनके दरबारी कवि बाण भट्ट की कृति, जो कि क्या है, उन बाण भट्ट की कृति क्या है, तो हर्षचरित्र और चीनी आत्री हिंसांग के आत्रा वृत्तांत में मिलता है, आने के वृत्तांतों में मिलता है। किसके बारे में, तो हर्षकालीन के इतिहास के बारे में, है ना। और हर्षवर्धन इसके जो कि क्या थे, तो मुख्य शासक थे। चलिए, और जो भी स्टूडेंट आप लोग अगर पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते होंगे, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है, एक सेकेंड, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह अगर आप लोग का रहता है तो। चलिए, जो कि देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, तो हर्षकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताएं। इसकी विशेषताएं को हम लोग सबसे पहले हम लोग समझने का काम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है हर्षवर्धन का उदय। हर्षवर्धन का उदय के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। हर्ष का जन्म पुष्यभूति वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था, तो पुष्यभूति वंश में हुआ था, जो थानेसर, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है, समझे ना, का एक छोटा सा क्या है, तो राज्य था। वहीं पे इनका किनका जन्म हुआ था, तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, समझे ना। चलिए, उनके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या के बाद हर्ष ने 606 ईस्वी में गद्दी को संभाली थी। हर्षवर्धन ने अपनी गद्दी को कब संभाली थी, तो ध्यान में रखिएगा 606 ईस्वी में। हर्ष कहने का मतलब कि हर्षवर्धन से रखिएगा, समझे ना। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को मालवा के राज देवगुप्त को गोड़ के राजा शशांक के विरुद्ध बचाया था, जो उनके शासन के विस्तार का प्रारंभिक कदम था। एक सेकेंड, चलिए, सबसे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग समझेंगे साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से इन्होंने किया था, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया और इसे अपने साम्राज्य का केंद्र भी बनाया था। किनको, तो कनौज को किसने बनाया था, तो हर्षवर्धन ने, यानी कि हर्ष ने। चलिए, उनका साम्राज्य उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भागों, जो कि हो जाता है कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक क्या हुआ था, तो फैला हुआ था इनका साम्राज्य, समझे। दक्षिण भारत में चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हारने के कारण उनका साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक सीमित रहा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 को हम लोग समझेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। हर्षवर्धन के मतलब हर्षकालीन में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से था, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं।
हर्ष का प्रशासन केंद्रीकृत था, लेकिन प्रांतीय शासकों को भी कुछ स्वायत्तता दी गई थी। कर प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम संगठित थी और किसानों से उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यानी कि अगर 6 रुपया कमाया मतलब किसान के द्वारा अगर इनकम होता था तो उसमें से 1 रुपया कर के रूप में ले लिया जाता था टैक्स के माध्यम से, समझे। उनके समय में थल और जल मार्ग का अच्छा विकास हुआ। कौन सा मार्ग? तो थल और जल मार्ग का अच्छा मतलब बहुत अच्छा तरीके से विकास हुआ था, जिससे व्यापार और संचार सुलभ हो गया। कहने का मतलब है कि संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात को पहुंचाने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए जो क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया, सुलभ हो गया। किस कारण से? तो उनके शासनकाल में क्या था, उनके समय में तो थल और राजमार्ग का क्या हुआ, विकास हुआ था, इस कारण से। चलिए पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान किस प्रकार से था, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। हर्ष ने प्रारंभ में शैव धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की ओर झुका हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विहारों और मठों का निर्माण करवाया। चलिए आगे आ जाते हैं। उन्होंने कनौज में एक महासंभाषण सभा का आयोजन किया, जिसमें चीन, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के बौद्ध विद्वान उपस्थित हुए थे। हर्ष के शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता थी। धार्मिक सहिष्णुता कहने का मतलब है कि सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाता था, समझे। उन्होंने हिंदू और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। कहने का मतलब है कि जो हर्षवर्धन थे, हर्षकालीन का समय था, उस टाइम हिंदू और जैन धर्म को भी क्या किया गया, तो संरक्षण दिया गया। चलिए आगे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 को हम लोग समझेंगे, विदेशी संबंध। विदेशी संबंध किस प्रकार से था, तो हर्ष के समय में भारत में चीनी यात्री हैनसांग आए थे। उन्होंने हर्ष के दरबार में रहकर उनके साम्राज्य, समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। हैनसांग ने हर्ष के न्यायप्रिय शासन और धार्मिक सहिष्णुता की क्या की, तो प्रशंसा की है, तारीफ की है। चलिए आगे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 को हम लोग समझेंगे, साहित्य और कला। साहित्य और कला को हम लोग समझते हैं। हर्ष स्वयं एक विद्वान राजा थे, उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे थे। कौन? तो हर्षवर्धन ने, समझे ना। वे स्वयं एक क्या थे, तो बहुत बड़े विद्वान थे, समझे ना। उन्होंने कौन कौन सा नाटक लिखे हैं, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक जो कि किन्होंने लिखा था, तो हर्ष ने लिखा था। उनके दरबार में वान भट्ट जैसे विद्वान थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। उनके काल में संस्कृति, साहित्य और कला का यह द्वितीय विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 7 आ जाता है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति। आर्थिक और सामाजिक स्थिति किस प्रकार से था, तो कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। क्या थी, तो कृषि अर्थव्यवस्था, जो कि मतलब कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, और व्यापार आंतरिक और विदेशी समृद्ध था। कहने का मतलब है कि व्यापार और क्या था, तो कृषि, जो कि अर्थव्यवस्था का क्या था, तो मुख्य आधार था। चलिए आगे आ जाते हैं। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज था किस व्यवस्था पर आधारित था, तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। लेकिन बौद्ध धर्म और शैव धर्म के प्रभाव से सामाजिक समरसता बढ़ी, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। उदाहरण के लिए हर्ष की बहन राजश्री ने प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया। हर्षवर्धन के बहन का क्या नाम था, तो राजश्री था, ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, हर्ष का पतन और उत्तरकालीन स्थिति। यानी कि हर्ष का पतन किस प्रकार से हुआ, उत्तरकालीन का स्थिति यहाँ पे किस प्रकार से हुआ, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। तो हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे उनका साम्राज्य क्या हो गया, तो बिखर गया। चलिए आगे देखेंगे। उनके साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में क्षत्रिय शक्तियों का उदय हुआ, जैसे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये क्या थे, इन शक्तियों का क्या हुआ, तो विकास हुआ, उदय हुआ। चलिए हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट हो जाता है। निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हर्षकालीन भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राजनीतिक स्थिरता का युग था।
हर्ष ने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की बल्कि कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल को उत्तर भारत की एकता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए याद किया जाता है। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट PDF या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि प्रोवाइड करवा दिया गया है। और देखिए, इसके बाद भी बहुत सारा जो कि कंटेंट इसी पेपर का तैयार कर लिया गया है। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।